जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं सभी लोग? 123 पदों का योग तो उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है, ये इसमें बोला है यहाँ पर। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से मान लूं, ठीक है, इस तरह का सवाल मैंने कराया था एक बार। अगर मैं इसको 123 मान लूं, ये 123 पदों का योगफल है और ये किसके बराबर है? ये 121 पदों के योगफल के बराबर है। इतना मैं कर सकता हूँ भाई। इतना अगर मैंने कर दिया तो क्या 121 पद जो है इधर वाले, ये क्या 121 पद इधर नहीं आ रहे होंगे? वे 123 में नहीं आ रहे होंगे, तो इधर केवल दो पद बच रहे होंगे और इधर बच रहे होंगे 121 पद। 121 पद में से इधर अगर मैं इसको घटा दूंगा, इधर वाले पदों में से 123 पदों में से, इनमें से अगर मैं इनमें से घटा दूं इन 123 पदों को, तो क्या इसमें 122 और 123 ये 2 पद नहीं रह जाएँगे? 121 तक तो सारे खत्म हो जाएँगे भई इधर से। मान लिया मैं यहाँ से घटाता हूँ, तो यहाँ पर केवल 100 यहाँ पर केवल 122वाँ पद और 123वाँ पद रह जाएगा। 123वाँ पद रह जाएगा, 121 से पहले के सब इधर से खत्म हो जाएँगे। हम अगर 0 कर दूँगा इसको, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये 2 पद रह गए हैं, तो इन 2 पदों को मैं भई Tnवाँ पद में नहीं बना कर रख सकता हूँ क्या? यानी कि 121वाँ पद कैसे रखता हूँ भई मैं? 121वाँ 122वाँ पद कैसे रखा जाएगा? 122वाँ पद रखा जाएगा ए आर की पावर ए आर की पावर 122वाँ पद है, तो 122वें पद को 121 रखा जाएगा, यानी कि 1 कम हो जाता है। जिस तरह से समांतर श्रेणी में कम होता है, इसी तरह से इसमें भी कम होता है। देखो, अगर आप देख रहे होगे सभी सेट, तो मैं सब समझ ही होंगे, मैंने उसमें सब सब अंतर सारे बता रखे हैं। और ऐसे अंतर मैं बताता ज़रूर हूँ, कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 123 है, तो यहाँ पर भई इसका जो पद होगा 123वाँ, तो 123वाँ पद हो जाएगा यहाँ पर ए आर की पावर 122 हो जाएगा भई, यानी कि 1 घट जाएगा यहाँ से भी, बराबर 0 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से ए आर 121 कॉमन आ रहा है क्या भई? ए आर 121 कॉमन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर केवल 1 बच रहा है और यहाँ पर केवल 121 यहाँ से 8 से बाहर चला गया, तो केवल आर बचेगा यहाँ पर और बराबर 0 आ जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा, 1 प्लस आर बराबर 0 ही बचेगा। आर बराबर 0 बचेगा, तो आर बराबर माइनस का 1 बच रहा है क्या भई? यानी कि सर्वांतर जो है इसका सर्वांतर जो है आर जो है सर्वांतर 1 आ गया है माइनस का। इसमें बोला है कि पहला पद जो है 1235 है। भई ए का मान तो दे दिया है यहाँ पर। ए का मान इन्होंने दे दिया है, ए का मान हमें निकालना नहीं है। ए का मान अगर 1235 आ गया, तो बोला उसी श्रेणी का 99वाँ पद क्या होगा? 99 पद क्या होगा भई? 99 पद के लिए हम करेंगे ए आर की पावर 98, यही करते हैं भई। यहाँ पर अगर मैं इसको 1235 रख दूँ ए की जगह और आर की जगह रख दूँगा माइनस का 1 और पावर कर दूँ 98। एक बार बताओ, अगर -1 को मैं 98 बार गुणा करता हूँ, तो मेरा प्लस का 1 आएगा, ठीक है? क्योंकि विषम बार गुणा करता होता हूँ, तो माइनस का आएगा, और फिर अगर सम बार गुणा करता हूँ, अगर यहाँ पर इसका ये A1 है, ठीक है? A1 ओड आप समझ रहे होंगे। अगर इसकी -1 की अगर घात में अगर कोई 101 है, यानी कि विषम संख्या है, तो तब ये इसका माइनस में आएगा, ठीक है? अगर कोई विषम सम संख्या है, तो फिर इसका ये प्लस में आएगा। समझ गए होंगे बात को आप। तो यहाँ पर ये 1 ही आएगा, 1235 आ जाएगा यहाँ पर। 135 की 12 की गुणा करूँगा, 1 की गुणा करूँगा तो 1235 आएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, भी कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि n प्रश्नों में m प्रेक्षणों का माध्य n है, यानी कि टोटल तो n है यहाँ पर, ठीक है भई? m प्रेक्षणों का जो माध्य है वो n है, यानी कि m का जो माध्य है वो n है, यानी कि इनका औसत n है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग इनका mn हो जाएगा भई, क्योंकि गुणा हो जाती है, ठीक है? mn हो जाएगा इनका योग। आगे बोला है कि शेष प्रेक्षणों का माध्य m है। भई टोटल n थे, n में से m का था ना ये, तो टोटल n थे और शेष कितने बचेंगे? शेष कितने बचेंगे? n माइनस m बचेंगे भई शेष, ठीक है? शेष यही तो बचेंगे जो टोटल n थे, n प्रश्नों में से मैंने m का निकाल लिया है, m के टोटल योग ये आ गया है, तो भई इसमें से कितने बचेंगे? n माइनस m बचेंगे। तो इनका जो माध्य है वो m है। अगर इनका माध्य m है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? m n माइनस m, ये हो जाएगा भई, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं। आगे बोला है तो n प्रश्नों का माध्य बताना है, क्या होगा? यानी कि इन सभी का माध्य बताना है मुझे, कितना होगा? तो इनका सभी का योग कितना हो जाएगा भई? योग कितना हो जाएगा? mn प्लस का m और n माइनस का m लिख सकता हूँ क्या भई? और बटे में मुझे क्या करना पड़ेगा? बटे में करना पड़ेगा n, बटे में यहाँ पर n कर दूँगा। ये मेरा औसत आ जाएगा निकल कर के यहाँ से, ठीक है? यहाँ से mn अभी मुझे अंदर गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, mn यहाँ पर आ जाएगा, mn यहाँ पर भी आ जाएगा ये, और माइनस का m स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा, और बटे में मेरा n भी है यहाँ पर, ठीक है? ये n है मेरा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2mn हो जाएगा ये, ठीक है भाई? 2mn हो जाएगा और n से भाग हो जाएगी इसकी,
और माइनस का एम स्क्वायर बटे एन बच जाएगा यहाँ पर। ये बच सकता है क्या भाई यहाँ? ठीक है, ऑप्शन में है ऐसा कुछ 2mn माइनस का एम स्क्वायर बटे एन, ऑप्शन पहले में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यदि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो रही है तो जो दर है ना वो 5% हो जाएगी। ठीक है भाई, सभी जानते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ बताने वाली तो है नहीं, ये भी बतानी पड़ेगी। ऐसा ही कि एग्जाम दे रहे हैं तो ये छोटी-छोटी बातें तो पता होनी चाहिए। और टाइम जो है वो दुगुना हो जाएगा, टाइम दुगुना हो जाएगा तो यानी कि 1 वर्ष का टाइम जो है वो 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, टाइम जो है वो 2 साल का हो जाएगा यहाँ पर। भाई मुझे 72,000 की राशि पर क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज की के वर्ष कितनी हो जाएगी? मुझे मिश्र धन निकालना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 72,000 रुपए टोटल राशि है यहाँ पर। 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5% को 1/20 लिख सकता हूँ कि भाई 2 साल का समय है यहाँ पर, 2 साल का समय है, तो केवल मुझे 2 बार गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। इसकी मैं इससे गुणा करता हूँ तो यहाँ पर ये 3600 आ जाएगा, 3600 आएगा और फिर से इसको 2 से गुणा कर दूँ तो 36 दूनी 7200 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना मैं कर लूँगा, एक बार और करूँगा 120 की गुणा 3600 में, तो एक बार करूँगा तो 180 आ जाएगा यहाँ पर। इस बार गुणा करूँगा मैं 1 से, क्योंकि 2 साल का जो अनुपात होगा वो 2:1 का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 180। मुझे मिश्र धन निकालना था, मिश्र धन निकालने के लिए मेरे पास लास्ट में 80 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में 80 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। कैसे किया मैंने 80 यहाँ पर मैं देखता हूँ, उसको जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 80 और यहाँ पर 0 तो इसका मतलब मेरा लास्ट में 80 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर मैं इस तरह से ही मार सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा यहाँ पर 7380 और 72,000 में जोड़ देंगे। 72,000 में मुझे क्या जोड़ना है? 7380 रुपये जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8397, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है तो इसमें कर लेंगे यहीं पर। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 968 है। अभी 2 संख्या है ए और बी। ठीक है, इनका गुणनफल दिया हुआ है कितना? 968 दिया हुआ है। इसके अलावा यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 22 है तो उनका एलसीएम बताना है कितना होगा। भाई एलसीएम और एचसीएफ की गुणा क्या होती है भाई? एलसीएम और एचसीएफ की गुणा होती है दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, एचसीएफ का मान 22 दिया हुआ तो 968 को 22 से भाग कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 22 से भाग कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 22 चौक 88 और बचेंगे यहाँ पर 8 बचेंगे और 22 चौक 88 यानी कि 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत इस सवाल में? अगला सवाल ये, हिमानी अपनी कार से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 352 किलोमीटर की दूरी 30 किमी प्रति घंटा की, यानी कि टोटल यहाँ पर औसत निकालनी पड़ेगी मुझे। सवाल जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे पता लग गया कि यहाँ पर औसत चाल की बात पूछ रहा होगा वो। तो यहाँ पर हिमानी अपनी कार से इसकी जो स्पीड पहले, यानी कि जो हम औसत निकालेंगे तो औसत जो होती है ना, औसत अगर दूरी अलग-अलग है, डिस्टेंस अलग-अलग है, तब हम क्या निकालेंगे? टोटल टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं और बटे में टोटल टाइम, जो उस डिस्टेंस को करने में पूरी करने में लगता है टोटल टाइम, ये होता है औसत। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 352 और 330, ये हो जाएगी यहाँ पर 682 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 682 हो जाएगी यहाँ पर। 682 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी और मुझे स्पीड मिल जाएगी यहाँ से। मैं इसको भाग करूँगा, 32 को इससे भाग करूँगा, 32 एकम 32 और 32 एकम 32, 11 बार चला जाएगा एक बार तो ये। ठीक है, यहाँ से 11 बार चला जाएगा, प्लस 30 को इससे भाग करूँगा तो ये भी 11 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 682/22 आ जाएगा। 682/22 अगर आ गया तो 22 या 66 और 22 एकम 22, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई। 31 इसका आंसर सही आ जाएगा, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल भी इसी में ही है। कुछ छोटे सवाल होते हैं तो मैं उनको एक जगह मर्ज कर देता हूँ एक ही उसमें। ठीक है, तो इसमें समय बचता है थोड़ा सा। 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और वैसे भी समय मेरे पास कम रहता है इसीलिए मैं ये जल्दी की वजह से इसमें ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोलार्ध को पिघलाकर 12 सेमी त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया जाता है। बेलन की ऊंचाई बतानी है क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको पिघलाकर बेलन बनाया गया है अर्धगोले का, तो उन दोनों के आयतन बराबर होंगे, अर्धगोले का और बेलन का। अर्धगोले का आयतन कितना होगा होता है भाई 2/3 पाई आर की घात 3 होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? ये बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, यहाँ पर मैं आर बड़ा लूंगा। ठीक है, वाई आर स्क्वायर और एच ये होता है भाई दोनों का, ये दोनों आयतन बराबर हो जाएंगे। पाई से पाई कट रहा है यहाँ पर,
ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, बाकी में इसमें हम मान रख देंगे। 5.4 सेंटीमीटर किसका है? ये गोले का है। 2/3 और गोले का हो जाएगा 5.4। 5.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 54/10 लिख सकता हूँ, ठीक है? 54/10 या 27/5 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है? 27/5 भी लिख सकता हूँ। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 27/5 लिख सकता हूँ भाई इसको मैं। उसमें घन कर दूँगा और बराबर पे आ जाएगा मेरा यहाँ पर आर स्क्वायर। आर पिघलाकर 12 सेमी, इसकी जो त्रिज्या है बेलन की 12 सेमी की हो जाएगी, तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। और मुझे इसकी बेलन की ऊंचाई हाइट पता करनी है, हाइट कितनी होगी, बस यहाँ से काट पीट करनी है। यहाँ से काट पीट करने पर आंसर आएगा, ठीक है? इसको 2 से इसको काटता हूँ तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये चला जाएगा यहाँ से, और 3 से यहाँ गुणा कर दूंगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 27 गुणा 27 गुणा 27 ये आएगा, और बटे में आएगा 125, ठीक है? ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसमें, ठीक है? तो 72 गुणा 3 हो रहा है यहाँ पर, और गुणा h, ठीक है? तो यहाँ से 3 से अगर मैं काटूँ, 3 नम 27, 9 बार कट जाएगा यहाँ पर, ये 9 बार कट जाएगा यहाँ से, ये 9 बार कट जाएगा, और यहाँ से 9 अट्ठे 72, 8 बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, 8 मेरे पास नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 8 यहाँ पर आ जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? ये सब खत्म हो जाएगा, एच का मान निकल जाएगा, इतना मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ से 27 को और इसको मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने पर मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी कि 1000 आ जाएगा नीचे। नीचे अगर 1000 आ गया तो मुझे 27 का वो चाहिए, 27 का वर्ग चाहिए। 27 का वर्ग क्या होता है बच्चे? 27 का वर्ग होता है 729, ठीक है भाई? 27 का वर्ग होता है 729, सही बात है। 729 27 का वर्ग हो जाएगा। 729 27 का वर्ग आ गया, तो मेरे पास नीचे 1000 है, तो पॉइंट में कहाँ लगाऊंगा? यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है? पॉइंट में यहाँ पर लगाऊंगा, मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के ये तरीके होते हैं, मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब हम बड़ी संख्या को गुणा कर रहे हैं तो मुझे दिख गया था 125 है, ठीक है? तो मैंने 125 को काटा नहीं था, इसलिए किसी से पहली बार तो कट भी नहीं रहा था। मैंने इसलिए नहीं काटा था क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 125 को मैं जो है 1000 बना सकता हूँ। 1000 अगर मेरा नीचे बन गया, तो फिर मेरी ऊपर से गुणा करनी है, फिर मुझे भाग करने में मेरा जो समय लगेगा वो मेरा बच जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से करते हैं इसको। मान लिया मैं 8 से भी यहाँ कर 8 से कट सकता था कुछ, और 8 से भी नहीं कट रहा था वैसे तो, ठीक है? लेकिन कुल मिला के इसी तरह से करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति 1200 रुपए में एक रेडियो खरीदता है। भाई उसका सीपी क्या था? 1200 रुपए सीपी था उसका, और उसने उसे 10% की हानि पर बेच दिया। हानि पर बेच दिया यानी कि उसका एसपी कितना हो जाएगा? 10% की हानि पर बेचा है, तो ये हो जाएगा इसका 1080 हो जाएगा भाई। एसपी इसका 1080 हो जाएगा, 12 नंबर 108, 1080 उसका एसपी हो जाएगा। अब आगे बोला, फिर वह व्यक्ति उसी रेडियो को फिर से दोबारा से खरीदता है, यानी कि उसका फिर से दोबारा खरीद लेता है, फिर से वो 1200 रुपये में खरीदेगा, क्योंकि उसी मॉडल का खरीद रहा हो तो 1200 में मिलेगा उसी मॉडल का, इसीलिए उसी मॉडल की बात कर दी है। ये नहीं कहा कि फिर से 1200 में खरीदा, लेकिन उसने यही बात कर दी यहाँ पर कि वही मॉडल तो 1200 का होगा, तो इसका मतलब उसने फिर से 1200 रुपये में खरीदा है। अब क्या किया उसने? अब जो है उसको 15% के लाभ पर बेच दिया। 15% के लाभ पर बेचा तो 1200 रुपये को अगर 15% के लाभ पर बेचेगा, 23/20 होना चाहिए। 23/20 होने के लिए मैं 2 से काटता हूँ तो 6 ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1380 में बेचा होगा उसने उसको, ठीक है? उसने अब उसको बेचा होगा 1380 में बेचा होगा यहाँ पर। इतना ही तो इसमें करना था, इसमें और कुछ और थोड़ी था। ठीक है भाई, यहाँ पर पूछा कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कितना होगा। अलग अलग करके भी कर सकते हैं और जोड़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, मुझे और अलग अलग करने में आसानी होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हो जाएगा कितना यहाँ पर? सीपी, टोटल सीपी हो जाएगा यहाँ पर 2400, ठीक है भाई? टोटल सीपी हो जाएगा यहाँ पर 2400, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1380, और 80 यहाँ पर ये हो जाएगा 2400, 1300, 2400, 2460 हो जाएगा भी यहाँ पर। ये 2300, 2460 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 2460 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ या हानि पूछ रहा था ना, तो लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हानि वाले तो कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है? मेरे पास लाभ बचेगा। यहाँ लाभ कितना है उसका? 60 रुपये का। 60 रुपये का लाभ है, गुणा 100 कर दूंगा, ये दो मेरे कट ही जाएंगे, बटेगा 24 बचेगा ऊपर। 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 2.5% का और आ गया भाई। 2.5% का उसको लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई? कर लेंगे इसको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है। ये ए है और ये बी है। यहाँ पर इनकी जो वर्तमान आयु है वो 7-8 के अनुपात में है, ठीक है? और ये वर्तमान आयु की बात की तो वर्तमान को हम 0 लिख देंगे यहाँ पर। बोला है कि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 8-9 होगा। 8-9 हो जाएगा 6 वर्ष के बाद यहाँ पर,
ठीक है? यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर प्लस का है ये। तो यहाँ पर जो है रेशियो बैलेंस है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6 का है, यानी कि यहाँ जो 1 बढ़ रहा है उससे 1 का मान 6 हो जाएगा। इस 1 का मान अगर 6 आ गया, तो मैं उनकी वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ। 6 सत्ते 42 तो A की वर्तमान आयु हो जाएगी और 6 अट्ठे 48 B की वर्तमान आयु आ जाएगी, क्योंकि ये वर्तमान के रेशियो मैंने गुणा किया है यहाँ पर। ठीक है, 42 और 48 दोनों की वर्तमान आयु आ गई। बोला है यदि C की वर्तमान आयु A की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, जो C की वर्तमान आयु है, तो 52 हो जाएगी क्या भाई? 52 हो जाएगी C की। और बोला है कि C की वर्तमान आयु बतानी है, तो C की कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं पूछा, केवल इतने पूछा था। मैंने फालतू उसकी B की भी निकाल दी बेचारे की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है? तो यहाँ पर 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है और 10% का अतिरिक्त बट्टा दे रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर के उसको यहाँ पर 2 छूट मिल रही हैं। यहाँ पर एक MP है और एक SP है यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर 2 छूट मिल रही हैं। एक तो मिल रही है उसको 4 वस्तुएँ खरीदने पर 1 वस्तु दे रहा है, तो यानी कि 1/5 हो जाएगी। एक वस्तु जो मुफ्त मिल रही है टोटल 5 पर मिल रही है, दुगुना 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 20% की तो ये मिल रही है यहाँ पर छूट उसको। यानी कि मैं इसको 1/5 कर सकता हूँ वैसे तो। 20% का मतलब होता है 1/5 हो जाएगा। 20 पंजे से, यानी कि ₹5 की अगर अंकित मूल्य है तो ₹4 में बेच रहा है वो। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी छूट उसकी 10% की, अगर 10% की ₹10 का अंकित मूल्य है तो ₹9 में बेच रहा है वो। ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर बताने की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं और थोड़ा-सा ओपनली बता सकता हूँ इसको। ठीक है? तो यहाँ पर यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई? अंकित मूल्य यहाँ पर 50 आ जाएगा और 4 नम ₹36 में उस वस्तु को बेचा है उसने। यानी कि MP जो है 50 हो जाएगा और SP 36 हो जाएगा। अब बोला है कि उसे 20% का लाभ होता है अभी भी। अभी भी अगर उससे 20% का लाभ हो रहा है और ₹36 में वो चीज़ उसने बेची है, तो CP कितना का होना चाहिए भाई? CP कितने का होना चाहिए? CP क्या उसको ये होना चाहिए 6 पंजे 30, ₹30 का CP होना चाहिए भाई। ₹30 का CP होना चाहिए। कैसे निकाला मैंने CP ₹30 का? भाई SP का मान कितना है? SP का मान 36 है, तो CP का मान कितना होगा? अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 36 गुणा 100/120 करते हैं। ठीक है? 12 तिया 36, 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? इस तरह से कर लें, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट भी कर दिया, यहाँ पर ये 36 यानी कि CP उसका ₹36 आ जाएगा। अब सवाल में बोला है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹400 है, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर? ये है, अंकित मूल्य कितना है? 400, यानी कि ये 8 गुना हो रहा है यहाँ पर। 8 गुना हो रहा है, तो इसको भी मैं 8 गुना कर दूँगा। इसमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य तो चाहिए, तो क्रय मूल्य को 8 गुना कर दूँगा यहाँ पर। 8 तिया 24 आ जाएगा। ₹240 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर पूछे कि उसका SP कितना हो, तो इसको भी 8 से गुणा कर दूँगा मैं। ठीक है? तो वो SP निकल कर के आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगला सवाल यहाँ पर ये है कि एक आयताकार बगीचे, इस सवाल को और एक आध तरीके से मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये इन सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा फिर। अगला सवाल ये है कि एक आयताकार बगीचे और एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि एक आयताकार बगीचा है यहाँ पर ये। ठीक है? ये आयताकार बगीचा है और एक वर्गाकार बगीचा है ये। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें कुछ दिया हुआ है कि यदि पहले बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 32 और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे दी, यानी कि यहाँ पर 32 दे दिया है और यहाँ पर इसका 8 मीटर दे दिया है दोनों का, इसका दे दिया है यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि A हो जाएगा इसका, A स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी वजह A है तो इसका क्षेत्रफल A स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो A स्क्वायर का मान है, तो वो 8 गुणा 32 है। कुल मिलाकर के इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल 32 गुणा 8 आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A स्क्वायर। दोनों बराबर हो जाएँगे यहाँ पर ये। A स्क्वायर या तो मैं इसकी दोनों की गुणा कर सकता हूँ, ठीक है? गुणा करने के बाद निकाल दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चलो गुणा ही कर देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25, कोई दिक्कत नहीं। 254 किसका वर्ग है? 16 का है, तो यानी कि इसकी जो भुजा आ गई वो 16 आ जाएगी। 16 की भुजा है तो इसका परिमाप 16 है, यानी कि 4 है, तो इसका 16 चौका 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? 16 चौका 64 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमाप क्या होता है? परिमाप इसका जोड़ देंगे सभी भुजाओं को। अगला क्वेश्चन ये है कि केशव, सुरजीत और थॉमस। भई ये केशव है, ये सुरजीत है और ये थॉमस है यहाँ पर। 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश करते हैं। यहाँ पर इनकी यानी कि यहाँ पर राशि आएगी, इनका पैसा आएगा। मैंने P कर दिया यहाँ पर ये रुपया आ जाएगा यहाँ पर। इन्होंने रुपए लगाए 2, 3 और 4 के रूप में, ठीक? और इनका जो निवेश का समय था वो 5, 6 और 9 के अनुपात में था, ठीक है? जो टाइम था इनका 5, 6 और 9 के अनुपात में था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख-रखाव पर खर्च किया गया था, ठीक है? शेष लाभ आपस में बाँट लिया जाता था।
यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर कितना है? 72-64 है। तो यहाँ पर इनका लाभ मिल जाएगा कि भई मुझे लाभ कैसे मिलेगा? इनकी सबकी गुणा हो जाएगी लाभ के लिए तो। यहाँ पर 10 आ जाएगा, हालाँकि 2 से यहाँ पर कट रहा है ये 2 से यहाँ कट रहा है तो इसको मैं काट दूँगा, यहाँ पर 5 बचेगा केवल मेरे पास, 2 तिया 6, 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर, 2 से इसको 2 दूनी 4, 2 9 में 18 आ जाएगा, है नहीं? तो इस रूप में उनका लाभ बँटेगा, ठीक है? यहाँ पर बोला है कि अ, यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर 72-64 है यहाँ पर। केशव और सुरजीत पहले वाली हैं दोनों, इनका जो अंतर कितना है 4 है यहाँ पर। 4 का मान कितना है? 72-64 है। 4 का मान अगर 72-64 है तो मैं इसको 4 को काट सकता हूँ क्या भई? 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 18 से 16 आ जाएगा। 1 का मान 18 से 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 1 का मान यहाँ पर 18 से 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको देखूँ 9, 5, 14 और 32 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 और 14 ये हो जाएगा यहाँ पर 8, 4 यानी कि 32 हो जाएगा यहाँ पर। टोटल जो है 32 है। अगर 1 का मान 18 16 तो टोटल लाभ मिल जाएगा क्या मुझे? टोटल लाभ ये आ जाएगा मेरे पास 18 16 गुणा 32। ये जो लाभ है ये वो लाभ है जो उन्होंने 20% खर्च करने के बाद बाँटा था। ठीक है भई? यानी कि 80% का मान है। कुल मिलाकर के ये 80% का मान है। ठीक है भई? 80% का मान कितना है? 80% का मान है 18 16 गुणा 32। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो जाएगा? 100%। 100% का मान मुझे निकालना है। बटे कितना आ जाएगा? बटे में 80 आ जाएगा यही वाला। 80 आ जाएगा, कर लूँगा इसको, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर और यानी कि इसको मैं अगर काटता हूँ तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे 4 बचेगा। ठीक है? इतना कर सकता हूँ क्या भई मैं? ठीक है? ऊपर मेरा 5 बचेगा और नीचे 4 बचेगा। 4 से इसको काट दो, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा और 8 पंजे 40 आ जाएगा। कुल मिलाकर के मुझे 18 16 और यहाँ पर 40 गुणा करनी पड़ेगी। हालाँकि कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे? कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा करनी शुरू कर देंगे यहाँ पर। 1 का मान जैसे ही आ जाएगा या अगर दूसरी तरह से भी अगर कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसकी गुणा करनी शुरू कर देंगे स्टार्टिंग में ही। तो ऐसा नहीं करना है। मैं हर सभी प्रैक्टिस सेट में लगभग इस चीज़ को कहता हूँ कि यहाँ पर गुणा नहीं करनी। देखो यहाँ पर अगर मैं गुणा कर लेता लेकिन ये 4 से 8 तो फिर भी कट ही रहा था यहाँ पर। तो मेरी जो मैंने यहाँ पर गुणा की वो मेरा समय फालतू लगा वो। इसका मतलब मुझे समय फालतू लगा, अब यहाँ पर मैंने समय बचा लिया है। ठीक है? इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ से 4 की इसकी गुणा करनी है 4 छंग 24 यानी कि 0 के पहले 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये इसकी गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 12,000 की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ठीक है? भई कोई राशि है, राशि दुगनी हो जाती है। ये दुगनी हो जाती है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में दुगनी हो रही है, अगले 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है? अगले 5 वर्षों में 8 हो जाएगी और अगले 5 वर्षों में ये हो जाएगी 16। सवाल में पूछा था 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 5, 5 ब 10, 5 15, 5 20। 20 वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी ये। 12,000 की राशि है, 16 गुनी हो जाएगी गुणा 16। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल को करने में? ठीक है? आप कह रहे होंगे कि एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। भई 5 वर्षों में कितनी हो रही है वो? 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है। 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 20 वर्षों में 5 से इसको काटेंगे 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है? 5 चौक 20 4 आ जाएगा यहाँ पर। 5 वर्षों में दुगनी हो रही थी। 5 चौक 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। 2 की पावर 4 कर देंगे यहाँ पर ये। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 गुनी हो जाएगी। इस तरह से कर लेंगे अगर बड़ी मान लिया अगर जैसे 100 वर्ष आ गए, 200 वर्ष आ गए, इस तरह से आ गए तो फिर ये अप्लाई लेंगे। अगर 20, 10, 15 वर्ष है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस दोनों तरीके से कोई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। भई एक ए है, ये किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है? उसके बाद बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, ठीक है? यहाँ पर बी ए की तुलना में यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इनकी एफिशिएंसी दी हुई है। इनकी एफिशिएंसी दी हुई थी, बी ए की तुलना में 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 25 चौका 100 5/4। तो कौन अधिक है? बी ए की तुलना में अधिक है, यानी कि ए अगर 4 है तो बी 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आगे बोला सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। 40% का मतलब होता है 7/5 हो जाएगा 40% का मतलब, ठीक है भई? बी की तुलना में, यानी कि अगर बी 5 है तो सी कितना हो जाएगा? सी 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर इसमें? ठीक है, तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी, ए, बी और सी की आ जाएगी 4, 5, 7 आ जाएगी क्योंकि ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर। तो मुझे निकालने की करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। इनकी सभी की एफिशिएंसी आ गई।
आगे बोला था कि ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। पहली बात, ए किसी काम को अगर 15 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी 4 है तो टोटल काम मिल जाएगा मुझे। 15 गुणा 4 60 काम मेरा टोटल हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी की अगर एफिशिएंसी दी हुई है और उसका वो काम दे रखा है कि किसी काम को इतने दिन में वो कर सकता है, उसको मैं उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर दूँ तो मुझे टोटल काम मिल जाता है। टोटल काम मुझे मिल गया यहाँ पर 60। अब बोला है कि ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 7, 11। 11 का टोटल इनकी एफिशिएंसी और 3 दिन के लिए काम करते हैं तो 33 काम वो कर देंगे भाई। ठीक है, 33 काम कर देंगे, टोटल काम 60 है। टोटल काम 60 है, 33 काम इन्होंने कर दिया, 27 काम अभी शेष बच रहा है। ठीक है, 27 काम अभी शेष बच रहा है। आगे बोला है और वो के लिए कार्य करते हैं, सी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, सी तो कार्य छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? शेष कार्य 27 है, बचे कौन? ए और बी। 7, 4, 11 आ जाएगा यहाँ पर। कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। हाँ, तो ए और बी, हाँ, ए और बी को पूछा है ना, तो गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, ठीक है यहाँ पर। यहाँ पर 4 और 5 9 हो जाएगा और 27 टोटल काम बचा हुआ है। ए और बी को काम करना है तो 9 की एफिशिएंसी टोटल शेष बच रही है अभी हमारे पास। 2 बटे में 9 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, यानी कि 3 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, आगे बोला है, तो आगे क्या बोला, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 11 के प्रथम 12 गुणनों का औसत कितना होगा? ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले से भी बता सकता हूँ, लेकिन ये इतना छोटा सवाल है कि यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमारा देखो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो हम अगर फॉर्मूला भूल जाएँ, पहली बात तो जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें प्रेशर बहुत रहता है, छोटे-छोटे फॉर्मूले भूल जाते हैं और ख़ास करके ऐसे जो बहुत कम यूज़ होते हैं। ये सवाल कभी-कभी देखने को मिलता है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, अगर फॉर्मूले से करेंगे तो फिर उसको भूल जाते हैं यहाँ पर। इसको मैं देखो क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पर 11 के प्रथम 12 गुणनों का औसत बताना है। अभी 11 है, अगर 11 के प्रथम 12 गुणज होंगे तो 11 तो इसमें कॉमन होगा यहाँ पर, ठीक है? यानी कि अगर मैं प्रथम निकालूँ 11, 22, 33 इस तरह से होगा भाई। अगर यहाँ से मैं 11 को बाहर निकाल दूँगा तो 11 तो कॉमन सब में है। अगर 11 को कॉमन निकाल दूँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 2 बचेगा और प्लस होते-होते यहाँ पर कितने 12 हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 12 बचेगा। ये बात समझ गए होंगे, यहाँ पर योग निकल जाएगा इसका 11 और इंटू, और मुझे जब अगर मुझे औसत निकालना है तो मुझे 11 से ही भाग करना पड़ेगा, 12 से भाग करने को पड़ेगा। 12 प्रथम 12 गुणों जब औसत ज्ञात करना है, तो मुझे औसत निकालने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक की इनकी संख्या को योग करना पड़ेगा 12 तक की। कैसे योग करते हैं? 12 और अगली संख्या, यानी कि अगली संख्या और बटे में कर देंगे 2, यानी कि n+1/2 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, 13 छंग 78 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भई? या इसको मैं 12 गुणा 13 ही लिखूँगा क्योंकि मेरे पास 13 भी 12 भी तो रखा हुआ है, मैंने इसीलिए तो रखा था यहाँ पर 12 काटने के लिए। यहाँ पर ठीक है, 12 से मैं इसको 12 से काट दूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? हाँ, पे ये गड़बड़ ये हो रहा था कि ये मुझे 2 और रखना था यहाँ पर ये, ठीक है? ये 2 और रखना था यहाँ पर, ठीक? ऐसे 12 से 12 कट जाएगा ये, तो मेरे पास कितना बचेगा? 11 तिया 33 बचेगा और 11 एकम 11, 11 और 3 मेरे पास 14 बचेगा और बटे में मेरे पास 2 है यहाँ पर। 2 से तो काटूँगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 आ जाएगा, 71.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत? इस सवाल को फ़ॉर्मूले से करने की ज़रूरत है क्या? इतने छोटे सवाल को भी? इस तरह के सवालों में बेसिक कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है, ए, बी और सी 3 लोगों के समूह का औसत वज़न 70 किलो है। ये ए है, बी है और सी है। यहाँ पर इनका अगर मैं योग निकालूँ, औसत वज़न दे रखा है 70, तो टोटल हो जाएगा इनका 7 या 21, 210 हो जाएगा भाई, ठीक है? जब डी इस समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वज़न 60 किलो हो जाता है। अब जब ए, बी, सी और डी आ गई यहाँ पर ये, तो इनका वज़न कितना हो जाएगा? इनका वज़न हो जाएगा यहाँ पर 60, यानी कि 4 छंग 24, 240 आ जाएगा। कर सकते हैं भाई इसको। इसको अगर डेविएशन से करने लगे, अगर इसको डेविएशन से करने लगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई? इसलिए डेविएशन लगाने का मुझे तरीका ठीक लगता नहीं है, ख़ासकर औसत वाले सवालों में मुझे सही नहीं लगता डेविएशन का। डेविएशन मैं डेविएशन से बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सी जगह फिर मैं डेविएशन से करूँगा और कहीं फिर मैं इस तरह से करूँगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे सारे सवाल लगभग एक ही मेथड से हो जाएँ। हालाँकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर डेविएशन लगाना पड़ेगा और वहाँ पर आसानी से हो जाता है। कहीं-कहीं होता है ऐसा, बाकी सभी जगह कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाते हैं सवाल ये, ठीक है? और यहाँ पर दे दिया गया कि ABCD बराबर 240 आ गया। आगे बोला कि एक आदमी ए जिसका वज़न डी की तुलना में 5 किलो वज़न अधिक है। यहाँ पर डी का मान निकाल सकता हूँ क्या भाई मैं?
डी का वजन आ जाएगा यहाँ पर 30 किलो। डी का वजन 30 किलो आ जाएगा। कोई दिक्कत? कैसा आया? क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान 210 है और इन सबका चारों का 240 है, तो इसमें से घटा दूंगा मैं, यहाँ पर डी का मान निकल जाएगा। डी का मान यहाँ पर 30 आ गया। तो एक आदमी जिसका वजन ई है, ई का वजन कितना आ जाएगा? ई का वजन 35 आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? ई का वजन 35 आ जाएगा क्योंकि 5 किलो दी के डी से। वो क्या करता है, ए की जगह ले लेता है। ए की जगह ले लेता है तो बी सी डी ई का औसत वजन 59 किलो हो जाता है। जब वो ई की जगह ले लेता है तो बी सी डी और ई, इनका जो वजन है कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 59, यानी कि 4 59 हो जाएगा। यहाँ पर 4 छंग 24, 240 और 240 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 236 बचेगा। ठीक है भाई, इनकी गुणा 236 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, 236 टोटल हो जाएगा यहाँ पर। ये 236 चारों का वजन हो गया। सवाल में पूछा है कि ए का वजन कितना है। ए का वजन कितना है? डी और ई का वजन इसमें से मैं निकाल सकता हूँ क्या भाई? यहाँ पर मैं 65 में से इसको घटा सकता हूँ। 65 घट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 171 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डी का और ए का वजन मैंने घटा दिया, यानी कि बी और सी का वजन मेरे पास 171 है और बी और सी का यहाँ से मैं 210 में से घटा दूंगा। 210 में से 171 घटा दूंगा तो मेरे पास किसका आ जाएगा? ए का वजन आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर। 20 में से 17 जाएगा, 3 बचेगा, 39 किलो आ जाएगा। तो नंबर सी ठीक हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत करने में? 39 किलो इसका वजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 8 अंकों की एक संख्या है, ये वाली संख्या 8 अंकों की, और 9 से विभाज्य होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए? के का मान क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होने के लिए? ये संख्या जो है, इसके संख्याओं का योग के से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो या तो इसको सबको जोड़ लेंगे और 9 से विभाजित करके देखेंगे, या फिर हम इसको काट भी सकते हैं। अब देखो, 2 तो कट जाएंगे 9 वाले। ठीक है, और भी कोई कट रहे हैं यहाँ पर? 4 3 7, 4 3 7 और 2, ये भी कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर केवल मेरे पास 3 और 4 बचा, यानी कि के प्लस 7 बचा यहाँ पर। के प्लस 7 बचा, तो के का मान क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए क्या भाई? के का मान यहाँ पर 2 होना चाहिए। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत इस सवाल में? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 4.4% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रारंभ में संख्या इतनी थी तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? 4.4% से बढ़ रही है भाई। 4.4% का क्या मतलब हो जाएगा? 4.4% का मतलब हो जाएगा 44/1000 कर सकता हूँ मैं इसको। 44/1000, क्योंकि 2% के हैं और 1 पॉइंट का है। ठीक है, यानी कि इसको मैं 4 से काटूंगा, 4 आ जाएगा, और 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 250 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि अगर संख्या पहले 250 थी तो बाद में 261 हो गई होगी। ठीक है भाई, यानी कि 1 घंटे में, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 250 से फिर से इतनी और बढ़ी होगी। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। अब ये जो फाइनल संख्या होगी वो 250 का वर्ग हो जाएगा 625, और 2 सिफर ही आएंगे और इसका मैं गुणा करूँगा 261 गुणा 261 ही आएगा। ठीक है भाई, बोला है कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? प्रारंभ में इसकी संख्या बैक्टीरिया की 80 50 और 4 सिफर हो रहे हैं, यानी कि 62,500 का मान जो है, 62,500 का मान जो है वो 80 50 और इसके अलावा दिया हुआ है 4 सिफर, 1 2 3 4 ही सिफर दिया हुआ है। 2 सिफर से 2 सिफर कटेंगे और यहाँ पर अगर मैं इसको काटूंगा तो अभी यहाँ पर कैलकुलेशन पड़ जाएगी तगड़ी यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर 261 का मान भी निकालना है। मुझे 261 का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, यानी कि एक का मान क्या है? एक का मान 80 50 और 00 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 625। ठीक है, यहाँ पर 625 आ जाएगा और गुणा में करनी पड़ेगी मुझे 261 और गुणा 261। तो ये मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये इतना लंबा कहीं जा करके आंसर आएगा। यूनिट डिजिट भी लग सकता है इसमें। ठीक है, यूनिट डिजिट भी लग सकता है, लगा करके देख सकते हैं। वो 2-3 तरीके होंगे, कर लेंगे सवाल को कुल मिला करके, ये कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में बतानी है, क्या होगी? तो ये सवाल ऐसा है, मैंने इसका शॉर्ट तरीका भी बताया था। ठीक है, शॉर्ट तरीका बताया था, लेकिन इस सवाल को बहुत क्वेरी होती है बच्चों की कि ये सवाल जो है कंफ्यूज करता है बहुत। ठीक है, तो मैं इसका देखो एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ आज। मैं इसका ऐसा तरीका बता रहा हूँ, अगर उस तरीकों को आप फॉलो करोगे तो कभी 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 दिक्कत नहीं होगी सवाल को करने में इसमें, और कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, वो तरीका क्या है? तरीका यहाँ पर यह है कि 272 में 2 किलोग्राम अधिक खरीदी थी, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 कम 1 1 थे, यानी कि 136 हो जाएगा भाई। इतना तो कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है? देखो, 15% की कमी हो रही थी, 15/100 रखेंगे पहली बात।
देखो, मैं इसकी ये चीज़ बता रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं होगी। अरे एक यहाँ पर रखेंगे 15/85, यहाँ पर 15/100 रख लिया, अगला रखेंगे 15/85, क्योंकि 85 क्यों रखा? क्योंकि 15 में से 100 में से 85 को मतलब 100 में से 15 को घटा दिया है, ठीक है भई? ये 2 चीज़ रख लेंगे, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना आया था? 136 आया था, गुणा करनी है यहाँ पर 136 से। इसकी भी गुणा करनी है 136 से, ठीक? अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? सवाल में मुझे मुझे पूछा है कि नमक की घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत ये वाली है बच्चे, ये घटी हुई कीमत है और ये वो कीमत है जो पहले थी उसकी, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना, इतना कर लेंगे कोई दिक्कत, इतना कर लेंगे। अब इतना कर लेंगे तो यहाँ पर से यही कैलकुलेट हमें करना है यहाँ पर, ठीक है? मुझे 100 से कुछ भी काटना-पीटना नहीं है, कुल मिला के 15 के 136 की मुझे गुणा करनी है यहाँ पर। 15 छक्का 90 आ जाएगा, 15 ते 45, 45 और 9 आ जाएगा यहाँ पर, 54 का 4 आ जाएगा। क्यों भई? 54 का 4 आ जाएगा, हाथ से लेंगे 5 मेरे पास और 15 एकम 15, 15 और 4 20 आ जाएगा। अब मेरा पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 सिफर मेरे नीचे, पॉइंट मेरा यहाँ पर लगेगा, तो 20.40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भई? ये मेरी घटी हुई कीमत थी, घटी हुई कीमत इसमें पूछी थी। कर लेंगे, कोई दिक्कत, अब से आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो रेशियो लेकर के और उस तरह से करते हैं, हालाँकि वो भी तरीका ठीक है, लेकिन वो तब है जब उसमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है? लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी है, जो पहली बार इस सवाल को कर रहे हैं, जिस इस सवाल को करने में दिक्कत होती है, तो इस तरीके को अपना सकते हैं, ठीक है भई? अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ये ए है यहाँ पर और ये बी है। इनकी आय का अनुपात जो है 4 और 3 है यहाँ पर। ये इनका आय है, इनकम। इसके बाद बोला है कि ए का व्यय 5/12 है उसकी आय का। ए का जो व्यय है यानी कि एक्सपेंडिचर है, तो वो इसकी 4 का कितना है? 4 का 5/12 है। यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 5/3 है। इतना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और बी का जो व्यय है उसकी आय का 7/15 है। 7/15 यानी कि 7/5 हो जाएगा। इतना कर लें, कोई बात, कोई दिक्कत। आगे बोला है कि उनके व्यय का अंतर 4500 है। इनमें अंतर 4500 का है बस। कर लेंगे 5 पंजे 25 और 3 सत्ते 21। बटे में रखेंगे 3 पंजे 15। ठीक है भई? कर लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर मैंने इसका यहाँ पर एलसीएम ले लिया है 5 का और 3 का और घटा दिया है। ठीक है भई? 5 पंजे 25 या ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की इसमें गुणा करेंगे, 3 की इसमें गुणा करेंगे, सीधा इसकी यहाँ पर गुणा कर देंगे। इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर है? 4500 के बराबर है यहाँ पर। 4500 के बराबर है। 25 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 का मान आ जाएगा 15 गुणा 4500। 4 का मान अगर 15 गुणा 4500 आ जाएगा, सवाल में पूछा है बी की आय। बी की आय कितनी है भई? बी की आय कितनी है? बी की आय 3 है यहाँ पर। बी की आय 3 ही तो है, 3 से गुणा कर दूँगा, 4 से भाग कर दूँगा। ठीक है भई? 4 से यहाँ पर भाग कर दूँगा। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर, इसको 4 है तो कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा। हालाँकि मैं इसको 25 से गुणा करके नीचे 100 बना दूँगा। 25 तिया 75 बहुत लंबी हो जाएगी, इतना लंबा मुझे नहीं करना है। यहाँ पर पंद्रह तिया 45, पंद्रह तिया 45 करूँगा और 45 का वर्ग कर दूँगा। 45 का वर्ग किस-किस को पता है भई? अब यहाँ पर अगर 45 का वर्ग पता होगा तो और आसान हो जाएगा ये। अगर देखो किसी को नहीं पता तो 20-25 होता है 45 का वर्ग। कैसे निकालेंगे? 45 है यहाँ पर, ठीक है भई? 45 है और इसका जब वर्ग करेंगे तो पहले रखेंगे 5 पंजे 25, 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, 40 और 2 आ जाएगा 42 का, यहाँ पर 2 आ जाएगा, हाथ से लेंगे 4, 4 चौक 16 और 4 20 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से निकाल देंगे, 20-25 आ जाएगा। यानी कि 20-25-00 बटे आ जाएगा 4, यानी कुल मिलाकर के मुझे 20-25 की और 25 की गुणा करनी पड़ेगी, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 दूनी 50 से ज़्यादा नहीं, यहाँ पर ठीक है, 25 दूनी 50 आएगा और 25 दूनी 50 यानी कि यहाँ पर मेरा केवल होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी ठीक होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया यहाँ पर, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 6, ठीक है? हासिल लेंगे यहाँ पर 6 और ये 0 है तो 6 रख देंगे और 25 दूनी 50 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है? 50,625 इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि 54 20 प्लस 33 12 प्लस x भाग 6 तो इतना है, तो x का मान बताना है। यहाँ पर भी कुल मिला के कैलकुलेशन है थोड़ी-सी। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे पहले, ये यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ लेंगे, जब रखते हैं तो पहले जोड़ कर ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर प्लस में x दिया हुआ है और बटे में इसके 600 दिया हुआ है। ये जो है 600 बटे में चला जाएगा और बराबर यहाँ पर 25.93 दिया हुआ है यहाँ पर। भाई 2 जीरो से दो खत्म हो रहा है यहाँ पर इसके। 2 जीरो की अगर मैं यहाँ गुणा करता हूँ तो 2593 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगी 2593 से 6 की। 6 की अगर मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 6 तिया 18 आ जाएगा। 6 तिया 18 और 6 नंग 54
और एक 55 का 5 आ जाएगा और 6 पंजे 30 और 5 35 का 5 और 6 दूनी 12 और 3 15 आ जाएगा, यानी कि 15,558 आ जाएगा। और 87 को इसमें से घटाना है मुझे, 87 32 को, क्योंकि ये 87 32 इधर आकर के घट जाएगा यहाँ पर, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है केवल। ठीक है भाई, 68 26 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बर्तन पी में 4:5 के अनुपात में एसीटोन और एथेनॉल का 540 मिलीलीटर मिश्रण है, और बर्तन क्यू में 5:7 के अनुपात में एसीटोन और एथेनॉल का मिश्रण है, बर्तन आर में 90 लीटर। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है, देखो इसमें आसान है, ज़्यादा वो नहीं है सवाल भी। यहाँ पर बर्तन पी है, ठीक है, एक बर्तन पी है, इसमें किस किस का एसीटोन, यानी कि एसीटोन और एथेनॉल का यहाँ पर मिश्रण दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एथेनॉल का और एसीटोन का यहाँ पर। यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है, 4 और 5 के अनुपात में है, तो हम इसको डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर। 540 टोटल है, 4 5 9 हो जाएगा, 9 छंग 54, यानी कि 6 चौक 24, 240 तो एसीटोन हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 पंजे 30, 300 ये बचेगा यहाँ पर। इतना कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर। और बर्तन क्यू है, बर्तन क्यू है, इसमें 5:7 के अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में है, लेकिन इसमें दिया नहीं कि कितना मिश्रण है टोटल, ठीक है, टोटल नहीं मिश्रण दिया हो तो इसको हम 5x और 5 7x इसको रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बोला है कि बर्तन आर में 90 लीटर एथेनॉल और 60 लीटर एसीटोन है, ठीक है, 90 लीटर बर्तन आर में 90 लीटर तो एथेनॉल है, 90 लीटर एथेनॉल है और 60 लीटर एसीटोन है, इसमें आर में 60 लीटर एसीटोन हो जाएगी, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बोला है कि तीनों को मिलाया जाता है, तीनों को अगर मिला देंगे इनको हम, तो 200 300 आ जाएगा, 300 प्लस का 5x आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको अगर मिला देंगे यहाँ पर, ये 390 और प्लस का 7x आ जाएगा, इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत। आगे बोला है कि परिणामी मिश्रण में इथेनॉल की जो मात्रा है वो एसीटोन की मात्रा से 33.33% अधिक होती है। तो 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3 ही होता है बच्चे, ठीक है, 1/3 होता है। तो किसकी अधिक है, एथेनॉल की मात्रा अधिक है, तो एथेनॉल की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और एसीटोन की कितनी हो जाएगी, 3 रहेगी एसीटोन की, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है, रेशियो निकल जाएगा यहाँ पर। इसको मैं इस तरह से रख सकता हूँ, 300 प्लस का 5x और बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 390 और प्लस का 7x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ये कौन सा है, एसीटोन, और एसीटोन कितना है यहाँ पर, एसीटोन है यहाँ पर 3, ठीक है, बराबर में रहेगा इसके, और ये आ जाएगा बटे में 4 यहाँ पर। इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत भी करने में। अब यहाँ से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हल कर लेंगे, एक्स का मान आ जाएगा, और एक्स का मान जब आ जाएगा तो बर्तन क्यू की कुल मात्रा आ जाएगी 7 5 12 टोटल मात्रा है उसकी, यानी कि 12 से गुणा करनी पड़ेगी, 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 12 को हम यहाँ पर वो भी होना चाहिए मल्टीपल, तो ये तो होंगे नहीं दोनों, 12 36, यानी कि ये तो दोनों नहीं होंगे, 360 में से 400 में से कोई आंसर है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 तिया 1200 आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 पंजे 20x आ जाएगा, और इधर मैं करता हूँ तो 3 3 नम 27, 3 3 और 1 10 आ जाएगा, 3 3 और 1 10 11 आ जाएगा, 1170 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 3 7 21x आ जाएगा, ये इधर आकर के घट जाएगा, और 1170 इधर जाकर घट जाएगा, यानी कि जो x का मान बचेगा यहाँ पर, x का मान केवल यहाँ पर 30 बच जाएगा, ठीक है भाई, x का मान 30 बच जाएगा, ज़्यादा इतनी बड़ी बात थी नहीं इस सवाल में, ठीक है, और 30 से मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा, 30 से गुणा 12 36 आएगा, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि के किस मान के लिए 2 3 प्लस के और 6 समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के लिए होने की शर्त क्या होती है भाई, कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, जैसे मान लिया मैंने कहा 2 4 और 6 ये समांतर श्रेणी में है, तो ये समांतर श्रेणी में कब होंगी, इनका अंतर और इनका अंतर बराबर होना चाहिए भाई, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 2 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि सबका सर्वांतर बराबर होता है, ये इसकी शर्त होती है समांतर श्रेणी की, ठीक है भाई, समांतर श्रेणी की अगर ये शर्त हो गई, तो इसमें इसकी शर्त क्या होगी, 2 3 प्लस के और 6 इनकी शर्त क्या होगी, यानी कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि अगली दूसरी संख्या पहली से बड़ी होती है, यहाँ पर 3 प्लस के माइनस का 2 कर दूंगा, और 6 माइनस का 3 माइनस का के कर दूंगा, क्यों भाई प्लस का माइनस में बन जाएगा, जब मैं माइनस का निशान खोलूंगा यहाँ पर, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, के प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, क्यों भाई 6 में से 3 जाएगा, 3 माइनस का के बचेगा यहाँ पर, ये के आकर इधर आकर के जुड़ जाएगा, 2 के हो जाएगा यहाँ पर, वही आकर के इधर घट जाएगा, 2 बचेगा, के का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा, के का मान यहाँ पर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, यानी कि के का मान 1 होना चाहिए, तब ये समांतर श्रेणी में, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक करके रख के देख सकते हैं, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 2 4 7 हो जाएगा, और 6 बचेगा, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, 3 रखेंगे तो 2 और यहाँ पर 6 और 6 ये भी नहीं होगा, 1 रखेंगे यहाँ पर
तो 2 और 4 और 6 ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? इन सब में अंतर बराबर है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको करने में। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर ए में अवयव दिए हुए हैं 0, 1, 3, ये 3 अवयव दिए हैं, तो इसका मान हमें निकालना है कि इसमें कितने अवयव हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ए, अगर यहाँ पर इसको मैं निकालता हूँ पीए को, ठीक है? अगर इसको निकालता हूँ यहाँ पर, केवल इसका मान निकालता हूँ, तो इसमें कितने हैं अभी 3 है यहाँ पर, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर, इसका पीए का मान आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा इसका मान, ठीक है? अब मैं निकालता हूँ इसका मान, यानी कि इसका मान निकालता हूँ इस वाले का इसका मान अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा इसका 2 की पावर 8 करनी पड़ेगी। 2 की पावर 8 करनी पड़ेगी, 256 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हालाँकि इस चैप्टर पे इतनी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? मुझे नहीं लगता अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल आ गया, नहीं आएगा तो ये मुश्किल है कि जो एग्ज़ाम में आए यहाँ पर ये। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है 24वाँ क्वेश्चन, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट के क्वेश्चन को करते हैं इसको। मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, ठीक है? क्वेश्चन को जब मैंने इसको देखा था, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को बस सही करके बताना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को बच्चे या तो बहुत लेंथी कर रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? और मुझे बताना एक आप बात ईमानदारी से बताना कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से किया है क्या? या अगर आपने भी और आसान तरीके से किया है क्या, बताना ईमानदारी से, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 2005 में 2 कंपनियाँ ए और बी की आय 3-4 के अनुपात में है और 2005 में उनके व्यय क्रमशः का अनुपात क्या होगा? भाई हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। मैं देखो एक एग्ज़ाम्पल देता रहता हूँ किसका? साझेदारी का। साझेदारी का मैं एग्ज़ाम्पल ये देता रहता हूँ कि जो आर होता है, जो टी होता है और यहाँ पर जो उनका प्रॉफ़िट होता है, जो लाभ होता है, तो वो क्या होता है? वो इन दोनों के अनुक्रम अनुपाती होता है भई। इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है और एक-दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये चीज़ तो मैं कहता रहता हूँ, ठीक है? ये बात समझ में आ गई, इतनी बात मैं कहता हूँ। तो वही चीज़ ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है? 3-4 ही चीज़ें हैं। मैं इनको एक बार आपको लिखा के दे दूँगा कि ये चीज़ें हैं, एक बार आप क्या करना, आप उसको अपने टेबल-वेबल पर लगा देना एक बार उसको याद कर लेना, 2-3 चीज़ें हैं बस, वो ज़्यादा नहीं है, उनको याद करना है। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें आय दी हुई है, देखो एक तो आय है इसमें, ठीक है? एक आय है, व्यय है और एक लाभ है इसमें। आय, व्यय, लाभ में क्या अंतर होता है भई? आय, व्यय और लाभ में। तो जो व्यय होगा ना व्यय, यानी कि व्यय को मैं एक्सपेंडिचर लिख सकता हूँ, लाभ को मैं प्रॉफ़िट लिख सकता हूँ और इसको मैं आय लिख सकता हूँ, ठीक है? इसको मैं इनकम लिख सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया था ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं और ये व्युत्क्रम अनुपाती होता है इसके, ठीक है? तो हम इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें बोला है कि ए और बी की आय, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये बी है। इनकी आय का अनुपात जो है 3-4 है यहाँ पर। इनके आय का अनुपात 3-4 है, ठीक है? 2005 की बात कर रखी है, 2005 में अगर देखते हैं यहाँ पर 2005 में, तो 2005 में ये प्रॉफ़िट का दिया हुआ है, ये प्रॉफ़िट का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। ये इसका प्रॉफ़िट कितना है 70 और इसका कितना है 50, तो इसका प्रॉफ़िट कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा और इसका 150 हो जाएगा। अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 70 और 15 आ जाएगा भई, रेशियो इनका 70 और 15 आ जाएगा। भई जब ये चीज़ मेरे पास है और मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो हम क्या करते हैं भई, 4 की 17 गुणा करूँगा, 68 इधर रख दूँगा, ठीक है? 3 की 15 गुणा करूँगा, 45 इधर रख दूँगा, ठीक है? तो यही तो रेशियो पूछा है, यही रेशियो पूछा है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इतना ही तो इस सवाल में पूछा है और ये चीज़ मैं साझेदारी में मैंने बहुत अच्छी तरह से बता रखी है मैंने यहाँ पर। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं ऊपर वाली, जैसे 2 और 3 दे रखी है, 2 तिया 6 कर देंगे, सीधे-सीधे गुणा कर देंगे नीचे को, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई होगी, इतना तो कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? अब आपने बताना आपने किस तरह से सवाल किया होगा, इस तरह से नहीं किया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 2005 में 2 कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से क्या अनुपात था? इसको भी इसी तरह से करेंगे। 2005 की बात कर रखी है इसमें, 2005 की बात कर रखी, तो यहाँ पर कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात बताना है कितना होगा। भई कंपनी ए है, यहाँ पर कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। यहाँ पर इनका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, इनका व्यय है और यहाँ पर इनका प्रॉफ़िट है और यहाँ पर इनकी आय आ जाएगी। इस तरह से कर लेंगे भई। यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों कंपनी की आय समान है। आय इनकी समान है, एक-एक हो जाएगी दोनों की भी। आय इनकी समान हो जाएगी इनकम, ठीक? इतना कर लेंगे। बोला है कि व्यय अगर समान है, तो 2005 में कंपनी का इनका प्रॉफ़िट कितना होगा 2005 में? 2005 में फिर से वही होगा बी और बी का, यानी कि इसका 17 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, यहाँ रख देंगे 15, इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 17। सवाल में क्या पूछा था भाई? सवाल में पूछा था ए के व्यय का बी के व्यय से अनुपात, तो व्यय तो यही चल रहा है यहाँ पर खर्च, यानी कि 15-17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत इस सवाल को करने में? अगला करते हैं, अगला सवाल भी इसी में ही है, ठीक है? अगला भी इसी में ही है यहाँ पर। सवाल दिया हुआ है कि यदि
2002 में कंपनी बी का VA 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी भाई? तो यहाँ पर इसको देखते हैं, 2002 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये 2002 है, यहाँ पर ये 2002 यहाँ पर है, इसमें कितना प्रॉफिट था भाई इनका? 50 का और 30 का था। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना था? यहाँ पर 115 यानी कि 150 यानी कि 15 और 13 का था भाई। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत, इतना कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बोला है कि बी का जो व्यय था 200 करोड़ था। बी का व्यय कितना था? 200 करोड़ था। सवाल में पूछा है कि 2002 में आय क्या थी? 2002 में आय कितनी हो जाएगी? 13 दूनी 26 हो जाएगी भाई। 260 करोड़ हो जाएगी। मैंने बताया था, अगर ऊपर वाले रखे डायरेक्ट नीचे गुणा कर देंगे 260 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल करने में? आसान है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि कंपनी 2001 में कंपनी ए और बी की व्यय समान थी और 2001 में दोनों कंपनी की कुल आय 342 करोड़ थी, 2001 में कंपनियों का कुल लाभ कितना था यहाँ पर? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है। 342 करोड़ थी, कैसे करें इस सवाल को? तो इसमें देखा देखो 2001 में कंपनी ए और बी की आय व्यय समान था इसमें, ठीक है। ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है यहाँ पर, यानी कि एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पर आय आ जाएगी इनकम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 342 करोड़ की कुल आय थी, यहाँ पर कुल आय को कुल आय रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये व्यय तो उनकी समान थी, यहाँ पर व्यय हो जाएगी समान की बराबर हो जाएगी व्यय। व्यय तो एक-एक रख लेंगे, बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो चल रहा है। 342 करोड़ इनकी टोटल जो थी आय थी, व्यय इनकी आय थी, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ये आय थी। और ये कब की बात है? 2001 में। 2001 में कितना है? 45 और 40, ठीक है। 45 और 40 यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। टोटल जो आय हो जाएगी इनकी 145 हो जाएगी, और इनकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी यहाँ पर 140, इसकी हो जाएगी 140 यहाँ पर टोटल आय, ठीक है। प्रॉफिट के साथ हो रही है ये, ठीक है। प्रॉफिट के साथ टोटल आय हो जाएगी इनकी। टोटल कितनी है यहाँ पर? 285 हो जाएगी भाई। 285 का मान कितना है? 285 का मान 342 है। 342 से कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? इसको मैं अगर काटता हूँ तो 3 एकम 3 सत्ते 3 3 अट्ठ 3 3 नम 27 आ जाएगा, और 3 पंजे 15, 95 आ जाएगा, और 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12 आ जाएगा। कुछ और कट रहा है क्या यहाँ पर? कट रहा है क्या? 3 से अगर काटता हूँ नहीं कटेगा। 95 19 पंजे 95, तो 19 से कट रहे हैं दोनों, ठीक है भाई। 19 पंजे 95 और 19 छक्का 114 होते हैं क्या भाई? 19 पंजे 95 और 19 छक्का 114, यानी कि 5 का मान जो है वो 6 है भाई, ठीक है। यहाँ मैं रख सकता हूँ 5 का मान 6 रख सकता हूँ, समझ में आ गई बात? मैं 5 का मान 6 रख सकता हूँ, ठीक है। 5 का मान यानी कि 5 का मान 6 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है भाई? सवाल में पूछा है दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, केवल लाभ की बात करी गई है यहाँ पर। तो लाभ कितना है? 40 और 45 कितना है? 85, यानी कि इसका कितना है लाभ भाई? इसका है यहाँ पर कंपनी का 45 और इसका है 40, टोटल कितना लाभ है? 85 है। 85 का मान मुझे निकालना है, 6 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, 6 से गुणा कर दूंगा, 5 से भाग कर दूंगा, 5 यानी कि 17, 17 छक्का 102 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई, 102 करोड़। कोई दिक्कत सवाल करने में? अगला सवाल यहाँ पर है ये, ठीक है। अगला सवाल 28वां है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए है, आप इसको करना, करके बताना किस तरह से होगा ये, ठीक है। इसी तरह से करेंगे, इनको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि संजय एक ही मापने वाले टैप उपयोग करके 7000 mm और 3800 mm और 12950 mm की लंबाई सटीक रूप से मापना चाहता है। मापने वाले टैप की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? तो कुल मिला के मुझे जो है यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए इनका HCF 7000, सबसे पहली छोटी संख्या कौन सी है? 3850, इसके अलावा है यहाँ पर 7000, और दूसरी है यहाँ पर 12950। इनका मुझे एलसीएम चाहिए भाई, इनका एलसीएम नहीं, एचसीएफ चाहिए मुझे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूँगा? इसमें से इसको घटाऊँगा, इसमें से इसको घटाऊँगा, ठीक है। घटा लेंगे इसमें से, 7000 में से इसको घटाएँगे तो कितना बचेगा यहाँ से? ये बचेगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 6 में से 3 जाएगा 3, 3150 बच जाएगा भाई। 3150 यहाँ पर बचा, इसमें से इसको घटाऊँगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 5 बचेगा यहाँ पर, और 9 इसी तरह से आ जाएगा। 12 में से 7 जाएगा यहाँ पर, 5 बचेगा, ठीक है। 5950 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से भी घटा सकता हूँ, इन दोनों में से भी मैं घटा सकता हूँ, दोनों में से। इसमें से इसको घटाता हूँ, कितना बचेगा? यहाँ पर इसमें से घटाऊँगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 2800 बचेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पर 2800 बच जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पर ये 2800 आया घट करके, अब मैं क्या करूँगा? इस 28 को इसमें से भाग कर दूँगा, 3150 में भाग कर दूँगा 2800 को। भाई निकालने के और भी तरीके होंगे करने के इसके, ठीक है। कोई किसी भी तरीके से निकाल सकता है, एचसीएफ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एचसीएफ से इसको एक बार कट जाएगा, यहाँ पर 2800 बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको देखता हूँ तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 350 बच रहा है। 350 को अगर मैं इससे
देखता हूँ, भाग करता हूँ 350 को 28, इसको मैं भाग करता हूँ 28 को, 1 0 कट जाएगा और 5 अट्ठे ये कट जाएगा क्या यहाँ पर 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 यानी कि ये 280 35 से कट रहा है क्या भाई 35 से, तो ये 7 चौक 28 7 पंजे ठीक है कट रहा है 8 बार कट रहा है यहाँ पर, ये 8 बार कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 350 जो होगा 350 जो होगा मेरा क्या आ जाएगा 350 एचसीएफ आ जाएगा भाई, 350 यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालने का इसमें सारा खेल था, केवल एचसीएफ निकालने का मेरा यहाँ पर सारा खेल था। एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं, निकाल सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा एचसीएफ निकालने के लिए, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, मेरा तरीका यही है। मैंने किस तरह से निकाला, मैंने इस तरह से निकाला है, ठीक है। एचसीएफ मेरा 350 आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर सेंटीमीटर पे चाहिए, यहाँ पर ये 350 जो है ये एमएम में दे रखा है यहाँ पर। 350 mm दे रखा है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो बटे में यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा, ठीक है। बटे में 10 कर दूंगा, 10 से 10 कट जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये कि एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। भाई यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे सवाल में फॉर्मूले की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर स्पीड क्या है भाई, स्पीड है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक। और वो एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। 5 घंटे का समय लेती है, 5 से अगर मैं गुणा कर दूँगा यहाँ पर, तो 5 चौक 20 240 की क्या दूरी आ जाएगी वो, क्योंकि एच से एच कट जाएगा इससे, ठीक है। ये 5 है यहाँ पर लिखा हुआ, क्या बन गया है ये, यहाँ पर ये 5 है और एच है यहाँ पर, ठीक है। एच से एच कट जाएगा, 5 से गुणा कर दो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी है वो, और मुझे 2.5 घंटे में तय करनी है, तो उसके लिए गति क्या होनी चाहिए, 240 को मैं 2.5 से भाग कर दूंगा। 2.5 से भाग करने के लिए मैं इसी पर ऊपर चढ़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा कितनी बार चला जाएगा 25 नंबर जो 225 आ जाएगा यहाँ पर, 25 नंबर 225 और यहाँ पर 15 बच रहा, 25 छक्का 150, यानी कि ये तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें? ओ ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ये 240 है, 5 चौक 20 करना था, यहाँ पर 200 आएगा यहाँ पर ये, ठीक है भाई, ये 200 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर 200 आ जाएगा, 200 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी है, तो मेरे पास यहाँ पर केवल 2000 आ जाएगा, ठीक है भाई। 2000 आ जाएगा, 25 से काटूंगा, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 25 अट्ठे 200 आ जाएगा, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग को आधार मानकर एक पिरामिड बनाया गया। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, मैंने किसी पिछले प्रैक्टिस ऐड में पिरामिड के और प्रिज्म के, यानी कि शायद मैंने प्रिज्म के फॉर्मूले बताए थे, मैंने प्रिज्म के फॉर्मूले बताए थे। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, तो आपने लिख लिए होंगे वो। और देखो मैंने वो इस तरह से बना रखे हैं, अगर आप उनको किताब में देखोगे ना, तो किताब में इस तरह से लिखे हुए हैं कि शायद याद करने में दिक्कत आए थोड़ी-सी, क्योंकि थोड़ा-सा डिफ़रेंस उन्होंने मिनिमाइज़ नहीं किया है डिफ़रेंस को। मैंने जो बना रखे हैं, मैं फ़ॉर्मूले तो वही है, लेकिन उनको मैंने इस तरह से सजाया हुआ है कि वो आसानी से याद कर सकते हैं, पिरामिड के भी और प्रिज़्म के भी। तो मैंने पिरामिड के मैंने वहाँ पर बता दिए थे, प्रिज़्म के बता दिए थे, पिरामिड के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 3 फ़ॉर्मूले कम से कम हमें याद रखने हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ क्या पूछा, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर, यानी कि वक्र पृष्ठ पूछा है यहाँ पर, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब हमें तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला इसका क्या होता है, आयतन होना चाहिए, ठीक है। किसका है, ये पिरामिड का ही चल रहा है यहाँ पर। पिरामिड का जो आयतन होगा, तो आयतन क्या होगा पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणा बी गुणा एच। बी क्या है, बी है बेस का एरिया, जो बेस होगा उसका एरिया होता है। बेस इसका एक ही होगा पिरामिड का, क्योंकि पिरामिड इस तरह से बन सकता है, ठीक है भाई। ये पिरामिड अगर मैंने ये मान लिया कि इसका विकर्ण अब मानकर ये आधार वर्ग है नीचे, तो पिरामिड किस तरह से बनेगा, ये पिरामिड इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। ये किस तरह से बनेगा ये पिरामिड, ये पिरामिड बनेगा इस तरह से। मैंने यहाँ पर ये बना लिया वर्ग, ठीक है। तो पिरामिड इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये इस तरह से पिरामिड बनता है कि पिरामिड का आधार एक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस जो होगा, इसका बेस है, इसके बेस का एरिया है और गुणा इसकी हाइट, ये है कि उसका ये इसका आयतन हो गया। और यहाँ पर पूछा जा सकता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ। ये कितना होता है इसका, तो ये होता है इसका 1/2 आधार का परिमाप गुणा एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। आधार का परिमाप को मैं पी लिख सकता हूँ और एल एल को मैं एल लिख सकता हूँ, यानी कि तिर्यक ऊंचाई को एल लिख सकता हूँ। ये और तीसरा होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई,
बी प्लस का LSA, ठीक है? बी प्लस का LSA यानी कि ये जुड़ जाएगा इसमें। वो देखो मैंने इस तरह से कर रखा है थोड़ा-सा। उस किताब में और कुछ मिल सकता है। देखो ये आप अगर किसी ने उसके प्रिज्म की नहीं लिखी है तो प्रिज्म की और बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। प्रिज्म का आयतन क्या होगा भाई? प्रिज्म का आयतन देखो इनको लिख लेना, लिख करके इनको याद कर लेना, ठीक है? याद करने से क्या होगा कि सवाल आ सकता है, ठीक है? यूपीएससी का एग्जाम में तो आने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा BH। यहाँ पर क्या होगा? इसमें 1/3 नहीं करना है, ठीक है? इसमें 1/3 नहीं करना है, केवल B गुणा H करना है। और इसकी LSA की बात करें, LSA की बात करें तो इसमें क्या करना है? इसमें जो यहाँ पर PL लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/2 PL लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें हमें केवल PH करना है यहाँ पर, ठीक है? ये पेरीमीटर है, उसकी हाइट है यहाँ पर। यहाँ पर तिर्यक ऊँचाई नहीं होगी इसकी, क्योंकि जो प्रिज्म बनता है ना बच्चों, तो प्रिज्म बनता है इस तरह से, इसकी तिर्यक ऊँचाई नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये प्रिज्म इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? समझ में आ गई? इस तरह से रखा हुआ है ये प्रिज्म, ये तीनों तरफ तीनों कोनों से बन गया है, तो प्रिज्म इस तरह से बन जाएगा। तो प्रिज्म का होता है, तो प्रिज्म के अब देखो यहाँ पर तिर्यक ऊँचाई नहीं है, तो इसमें एच हाइट दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 L कर रखा है यहाँ पर। इसमें TSA देखता हूँ, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर ये है ना, ये देख रहे इसका जो टोटल सरफेस एरिया, इसमें मुझे 2B करना है बस। इसमें मुझे 2B करना है और यहाँ पर मुझे LSA करना है। LSA यानी कि 2B मुझे क्यों करना है? क्योंकि इसके देखो यहाँ पर ये क्या था? ये बेस का एरिया था यहाँ पर, बेस का क्षेत्रफल था ये, तो इसमें उसमें क्या था? उसमें एक ही बेस था। उसमें एक ही तो बेस है ये वाला, उसमें एक ही बेस है और इसमें जो है 2 बेस है। एक बेस ये है, एक बेस ये है, 2 आधार है इसके, तो इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा की हुई है। समझ में आ गई होगी बात? कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है? अब इसको मैं मिटा सकता हूँ यहाँ पर, मिटा दिया मैंने ये। अब इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा है LSA, LSA का मान इसमें ये पूछा है इसमें, ठीक है? अब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पिरामिड की जो ऊँचाई दे रखी है वो h दे रखी है। h का मान कितना है? 12 है भई। यहाँ पर h का मान 12 है, तो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, मुझे तिर्यक ऊँचाई निकालनी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पर मैंने पिरामिड बना लिया है, ठीक है? ये पिरामिड बन जाएगा, ये आधार है यहाँ पर, ये हल्का-सा आयत की तरह लग रहा है, लेकिन ये इसका वर्ग है, ठीक है? ये इसका आधार जो है वर्ग है यहाँ पर। इस तरह से बन जाएगा भई ये। उसकी हाइट कैसे निकलेगी? हाइट इस तरह से निकल जाएगी, यहाँ पर हाइट दे रखी, इसका मान देखा है यहाँ पर 12, इसका मान 12 दे रखा है, और इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसका मान हो जाएगा यहाँ पर, इसका आधा हो जाएगा। ये कितना है भई? 10√2 सेंटीमीटर इसका क्या है? विकर्ण है। अगर इसका जो विकर्ण है 10√2 सेंटीमीटर है, इसका 10√2 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी 10, क्योंकि जो भुजा होती है √2a बराबर इसकी विकर्ण होता है। विकर्ण कितना है? 10√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर 10 बचेगा यहाँ पर। इसका मान जो है 10 है, तो इसका मान 5 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसका मान 12 है, ये 5 है, तो इसका मान 13 होगा। ठीक है भई? ये ट्रिपल 8 बनना है, आसान है ये तो, ये थी बहुत यूज़ होता है। 5, 12 और इसका ट्रिपल 8 जो होगा 13 होगा। ठीक है? इतना कर सकते हो, इसका मतलब L का मान मेरे पास 13 आ जाएगा। L का मान मेरे पास 13 आ जाएगा, इसको मैंने मिटा दिया है। L का मान मेरे पास 13 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका आधार का परिमाप कितना हो जाएगा भई? आधार का परिमाप हो जाएगा 40, क्योंकि इसकी जो भुजा थी वो 10 थी, और आधार का परिमाप 40 हो जाएगा। यानी कि 1/2 40 गुणा 13 ही तो करना है मुझे। 2 से काटूँगा भैया, 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, अगर वो फ़ॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। पेज मोर पिरामिड बहुत ही आसान है, अगर आपको फ़ॉर्मूले पता है तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि y वस्तुओं का लागत मूल्य z वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। YZ का ये दे रखा है यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वस्तुओं का जो CP है, वो 4 वस्तुओं के SP के बराबर है। कुल मिलाकर यही तो दे रखा है यहाँ पर। कुछ है क्या भई इसमें यहाँ पर? ये ये y है यहाँ पर, और ये 4 जो है यहाँ पर z है, ठीक है? तो यहाँ पर CP का मान कितना आ जाएगा? CP का मान 4 आ जाएगा, SP का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर बराबर में कोई चीज़ दी हुई है तो क्रॉस हो जाती है ये, ठीक है? SP का मान ये वाला हो जाएगा, CP का मान इधर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है ₹1 का, किस पर? 4 पर, 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। बहुत आसान सवाल है ये तो, 25% इसका लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भई? यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तीनों भुजा इसकी बराबर है। यहाँ पर पे लंबिक दूरियाँ हैं इसकी ये, ठीक है? ये लंबिक दूरियाँ हो जाएँगी ये, इनकी भुजाओं की लंबिक दूरियाँ यहाँ पर, भुजाओं की लंबिक दूरियाँ यही होती हैं, और इनका मान दे रखा है √3, इस तरह से मान दे रखा है। ये √3 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2√3, और ये एक है इसमें 5√3, इस तरह से दिया हुआ है ये, ठीक है? 5√3 दिया हुआ है। यहाँ पर बोला त्रिभुज का परिमाप कितना है? त्रिभुज का परिमाप, भाई इसकी हाइट निकाल सकता हूँ कभी मैं। इसकी जो हाइट होगी ना, हाइट तो लांबी की जो दूरी होती है उनके योग के बराबर होती है हाइट, यानी कि √3 प्लस का 5√3 और प्लस का 2√3, ये इसकी हाइट आ जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी? 3√3 सब में, ये 5 और 2 7 और 1 8, 8√3 इसकी हाइट हो जाएगी। और हाइट क्या होती है भाई समबाहु त्रिभुज की?
√3/2 इंटू ए, यानी कि भुजा बराबर हाइट होती है। ठीक है, फॉर्मूले याद जितने होंगे उतने क्वेश्चन आसान रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे ए का मान मिल जाएगा। यहाँ पर √3/2 इंटू ए बराबर 8√3 लिख सकता हूँ क्या भाई मैं? √3 से √3 कट जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा यहाँ पर। ए का मान अगर 16 आ गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, तो इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 × 48, कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन देखो इसी में ही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन मिलेगा? भाई 1320 रुपये की राशि थी यहाँ पर। इसको भी मैं आसानी से कर सकता हूँ, मतलब ट्रिक से, लेकिन इसमें मैं ट्रिक लगाता नहीं हूँ साधारण ब्याज में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है साधारण ब्याज में ट्रिक लगाने की। बेचारा खुद ही एक छोटा सा ट्रिक का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है ये। तो यहाँ पर 1320 हो जाएगा। निवेश किया उसने 6% पर, और 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद उसे कितना धन मिलेगा भाई उसको? बट शो कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 × 36, यानी कि 0 से 0 काटूंगा, 36 की और 132 की मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा, और मुझे किस में जोड़ना पड़ेगा? 1320 में जोड़ना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 0.2 तो सभी में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, सभी में आ रहा है, तो इसका मतलब 1320 से तो ज़्यादा होगा, या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या सी होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको कर लेते हैं, गुणा करनी पड़ेगी। 6 दूनी 12 का 2 आ जाएगा, 6 × 18, 18 और 1 19 आ जाएगा, और 6 कम 6 और 1 7 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 × 9, तो 3 ही कम 3 आ जाएगा यहाँ पर। 2 9 6 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 और 9 7 और 9 16 और 1 17 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4 आ जाएगा। 47 52 आ जाएगा, 47 52, यानी कि पॉइंट भी लगना है मेरा यहाँ पर। पॉइंट यहाँ पर लगेगा 475, इसमें जुड़ेंगे 1320 में को, 1320 में को 475 रुपये जुड़ेंगे यहाँ पर। 475 रुपये जोड़ेंगे, 2 पैसे जोड़ूंगा, 2 5 9, यानी कि 95 होना चाहिए। 95 तो अब भी मिल रहा है, यानी कि 17 होना चाहिए। 1795 टोटली पूरा ही करना पड़ गया ये वाला तो। ठीक है, क्योंकि दोनों पास पास में दे रखी है यहाँ पर ये। ठीक है, ये तो ये आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ये ए है, ये करता है इस काम को 12 दिन में, और बी करता है उस काम को 18 दिन में। दोनों दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। दोनों की एलसीएम ले लें तो टोटल काम आ गया 12 × 36, 18 दूनी 36, दोनों का यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आ गई। 2 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं। 3 2 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10 काम कर दिया, 26 काम अभी भी बच रहा। ठीक है भाई, 26 काम अभी बच रहा है। बोला है कि तब बी अकेले शेष काम पूरे कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 13 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा सवाल है बेचारा ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किमी की और धारा की दिशा में 40 किमी की दूरी 17 घंटे में तय कर सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब हम कर लेंगे सवाल को। इस सवाल को करने का ही मैंने तरीके बताए थे। शायद ये सवाल पहली बार आया है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो मैंने दूसरे प्रैक्टिस सेट अपनी तरफ से बनाए थे कुछ मॉडरेट लेवल के। ठीक है, तो उसमें मैंने इस तरह के सवाल बताए थे। तो ये सवाल पहली बार इन प्रैक्टिस सेट में आया है, तो ये इस तरह से करेंगे। देखो सवाल को, यहाँ पर हम पता है कि हम डीएस, यूएस और बी और डब्ल्यू लिखते थे। ठीक है, इस वाले सवाल में क्या होगा? इस वाले सवाल में हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम टी लिखेंगे केवल, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें दी होती हैं इसमें। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा वाइट कर लेंगे, इन्हें थोड़ा सा, ये वाइट हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर। यहाँ पर डीएस का मान कितना दिया हुआ है? डीएस का मान दिया हुआ है, यहाँ पर दिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूरी दी हुई है। यहाँ पर डीएस का मान नहीं, स्पीड नहीं दे रखी है, किमी दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है कि चलती मोटर पर धारा की विपरीत दिशा में 24 किमी की दूरी, विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी। ठीक है भाई, और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगाती है? 17 घंटे का समय लगाती है। इसके अलावा बोला है कि समान चाल से 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किमी और विपरीत दिशा में 12 किमी तय करने में 10 घंटे का समय लगाती है। ये इसमें दे रखा है। ठीक है भाई, ये अगर इसमें दे रखा है तो हमें कोई भी एक बराबर करना पड़ेगा। पहले तो हम ये देख लें कोई अभाज्य संख्या इसमें कॉमन तो नहीं है। अगर अभाज्य संख्या कोई कॉमन है तो फिर तो और भी छोटा हो जाता है ये सवाल। अगर अभाज्य संख्या कॉमन नहीं है तो बराबर कर लेंगे। अभाज्य संख्या कौन सी? 2 3 5 के अलावा। ठीक है भाई, 2 3 5 के अलावा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन नहीं, आगे हम क्या करते हैं इसमें, अभी तो आंसर ही नहीं हुआ इसका। यहाँ पर देखो, मैंने क्या देखा, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इसको मैं बराबर कर सकता हूँ। बराबर करने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों इसमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दूंगा, बराबर हो जाएगा। इसकी यहाँ गुणा करूँ तो 64 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी गुणा करूँगा 24 हो जाएगा यहाँ पर। 12 दूनी 24 हो रहा है ये तो, 12 दूनी 24, हाँ ठीक है 24, क्योंकि बराबरी तो करना था मुझे, और ये 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ये तो। यहाँ पर इसमें से देखता हूँ तो कितना घट के कितना आ रहा है भाई, यहाँ से यहाँ पर कितना घट के आ रहा है, ये 24 आ रहा है घट करके,
और यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 में से घट करके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पर। 3 से इसको काट दूँगा, 8 आएगा, तो यानी कि ds का मान जो आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। यानी कि जो समान दिशा में जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ये आ गई। अब इसको मैं कोई सी भी समीकरण में इसमें या इसमें भाग कर दूँगा, या तो 40 से भाग करूँगा या 8 से भाग करूँ, 32 से भाग कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 40 से भाग करता हूँ तो 5 आ जाएगा, 5 को 17 में से घटा दूँगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 12 से इसमें भाग कर दूँगा तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? मेरे पास यहाँ 8 आ गया था, 8 की मैंने 40 से भाग करी, 5 आया, 5 को मैंने 17 में से घटाया, 12 बचा, 12 से इसको कर दी मैंने भाग, जिस तरह से यहाँ पे ये करी थी, 3 अट्ठे 24 किया था, वही काम मैं इससे भी कर सकता था। 8 चौक 32, 4 आएगा यहाँ पर, और 4 को मैं इसमें से घटाऊँगा, यहाँ पर 4 को मैं यहाँ पर 32 में 4 10 में से घटाऊँगा तो 6 बचेगा, 6 दूनी 12, 2 बचेगा यहाँ पर, अब भी 2 ही आ जाएगा, दोनों में से कोई से भी कर लेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब मेरे पास ds का मान 8 है, us का मान 2 है, तो मेरे पास यहाँ पर जो b और w होते थे, मुझे उनका मान निकालने में कोई दिक्कत होती थी क्या? यहाँ पर पूछा है कि धारा की चाल कितनी हो जाएगी, ये क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, ये तो आधा हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सवाल में पूछा जाता है कि बोट की चाल क्या होगी, 8 और 10 5 आ जाएगी, यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा, सी, यानी कि डी ठीक हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन ये है कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 394 संख्या का योग कितना है भाई। यहाँ पर अगर एक संख्या में x मान लो तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होनी चाहिए, x प्लस 2 होनी चाहिए, ठीक है, विषम विषम के लिए। क्योंकि अगर मैंने x को अगर 1 मान लूँ तो वो जो मेरे पास अगली विषम संख्या होगी 2 जुड़ेगा 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये विषम संख्या होनी चाहिए यहाँ पर। तो मेरे पास दोनों विषम संख्या हो जाएंगी। इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है, 394 है वर्गों का योग यहाँ पर। इसको ओपन कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा, ठीक है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी कर दूंगा, 394 आ जाएगा यहाँ पर। ये 4 इधर से आकर के घट जाएगा तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा, और बराबर 390 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से अभी भी कट जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का यहाँ पर ये इधर को ले लूँगा इसको, 2 से काट करके 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 195 बराबर 2 0 आ जाएगा यहाँ पर। 195 के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटाने पर 2 आ जाए, ठीक है, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो मेरे ऐसे कौन से टुकड़े इसमें बन रहे होंगे भाई। तो यहाँ पर 28 को देखूंगा मैं, 28 से तो नहीं बनेगा मेरा, यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बन रहा है क्या भाई, तो यहाँ पर तो ये बन ही नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर योग पूछा हुआ है, इसमें योग पूछा हुआ, तो ये योग है उन दोनों संख्याओं का जो मेरे यहाँ पर गुणनफल बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो मैं 15 से अगर भाग करके देखूँ इसकी, तो 15 से भाग करने पर कितना आ रहा है अभी, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, और यहाँ आ जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। और 15 और 13, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 2 भी है, तो ठीक है, ये 15 और 2, 15 और 13 मुझे 2 संख्याएं मिल गई, ठीक है। अगर ना भी मिल पाएंगे तो हमें कैसे करना है, 195 को यहाँ रखना है, ठीक है। 195 हर बना 5 से भाग करनी है पहले, 5 तिया 15 आ जाएगा, और 5 सत्ते 5 नम 45 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 नम 45, यही बच रहा है क्या। 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 13 ये बच रहा है, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई किसी भी तरह से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए, दोनों तरीके का ही मैंने तरीका ये बताया, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया था। तो यहाँ पर ये मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर जो x का मान होना होना चाहिए, तो यहाँ पर मेरी संख्या इधर बड़ी आएगी और इधर छोटी आएगी, तो यानी कि x का मान जो होना चाहिए मेरे पास 13 होना चाहिए, ठीक है। x का मान मेरे पास 13 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ऐसा निकालते हैं ना, तो बड़ी संख्या पहले आएगी, छोटी संख्या बाद में आएगी। छोटी संख्या माइनस की आएगी, तो मुझे माइनस वाली चाहिए ताकि बराबर में जाकर के 0 हो जाए। x का मान यहाँ पर 13 आ जाएगा और इसका मान यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। 15, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पाइप है ए, एक पाइप है ए, ये 771 मिनट में भर सकता है किसी टैंक को। इस तरह के सवाल बहुत आए थे यूपीएसआई 2021 में, ठीक है। और बी जो है वो करता है 1542 में, हालांकि आसान क्वेश्चन थे ये। इसमें देखा जाए तो इसका दुगना है ये, तो इसकी एलसीएम कितना हो जाएगा, 1542 का एलसीएम आ जाएगा। इससे काटूंगा तो 2 बार कटेगा, और इससे काटूंगा तो एक बार कट जाएगा यहाँ पर। पूछा कि खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों भरने वाले हैं यहाँ पर। तो 1542 टोटल है, और इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3। 3 से इसको भाग करूंगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 514 घंटे में बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक में 662 पृष्ठ है, इसे 2 भागों में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना, हम 2 भाग मान लेंगे, 2 भाग ए और बी है यहाँ पर, दोनों भाग। बोला है कि अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग 52 पृष्ठ कम है एक भाग से, यानी कि एक भाग x है तो दूसरे भाग में जो है 52 पृष्ठ कम होंगे, x माइनस का 52 हो जाएगा यहाँ पर। दोनों का योग कितना है, 662 है, यानी कि x प्लस x माइनस का 52 का मान जो है कितना है,
662 प्रश्न हैं टोटल इसमें। 2x का मान कितना हो जाएगा, ये जाके जुड़ जाएगा इधर, इधर जुड़ जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 और 714 हो जाएगा। 714 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 357 सवाल में क्या पूछा था, पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ, तो पहला भाग है ये, तो दूसरा भाग है ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 357, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन भी इसी में ये आखिरी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 625 का मान हो जाएगा यहाँ पर 25, 25 का वर्ग 625 होता है भाई, ठीक है। और 1296, 1296 किसका वर्ग है, 1296 36 का वर्ग होता है, ठीक है। 36 का वर्ग होता है, 36 के वर्ग को मैं इस तरह से लिख लूँगा, 36 का वर्ग बटे 1/4, 2 दूनी 4 कर दूंगा, यानी कि 36 किसका वर्ग हो जाएगा, अभी 6 का आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 6 का मान है यहाँ पर। 1024 किसका है, 32 का वर्ग होता है। 1024 किसका होता है, 32 का वर्ग होता है। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 38 हो जाएगा, 8 5 13, और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 और 1, तो यहाँ पर 1 6 आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। 63 बड़ा है क्या भाई 90 से? बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, तो ये फिर गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसको देखता हूँ यहाँ पर, 729 किसका घन है भाई, 729 यहाँ पर घन किसका है, 9 का घन है 729। और 256, 256 को अगर मैं देखूँ तो 256 को अगर मैं किस तरह से लिख सकता, पहली बात तो 256 16 का वर्ग है, ठीक है भाई। 256 16 का वर्ग है, 16 के वर्ग को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे मैंने 36 को करा था, और बटे में 1/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 16 किसका वर्ग बचेगा, 4 का वर्ग बचेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। प्लस का कितना है, बराबर 5, यानी कि 9 4 13 हो रहा है ये, और बराबर में 5 हो रहा है यहाँ पर ये। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा न तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो ये 40 प्रैक्टिस सेट थे, 40 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट के। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आपको? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कोई प्रेशर वाली बात है नहीं, ठीक है?